दोस्तों नमस्कार। ईएमआरएस का जो पेडागोजी वाला पार्ट है, जो विशेष रूप से सेंटर की सभी भर्तियों में आजकल पूछा जा रहा है, इसका जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपके 60 नंबर का एक बड़ा वेटेज है इसमें। और यदि आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अगले सफर तक बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। यहाँ इस 60 नंबर के पार्ट से कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा तुमने सिलेबस को समझा है और थोड़ा सा पुराने प्रश्न पत्रों का यदि हमने पैटर्न को देख लिया तो हमें पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमें इस पार्ट को तैयार कैसे करना है। जैसे सिलेबस अपन देखते हैं पेडागोजी का, तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाला देखो, 2 यूनिट के रूप में इसको डाल रखा है इन्होंने। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो टॉपिक हैं जिनका एक सिलेबस से भी हटके थोड़ा सा एनालिसिस करवा दूं आपको, कि जैसे टीचिंग नेचर है, शिक्षण की प्रकृति वाला बिंदु है। इसके अंतर्गत शिक्षण है क्या, कला है कि विज्ञान है कि औपचारिक है कि अनौपचारिक है, ये पूरे प्रश्न मतलब इससे रिलेवेंट पूछे जाते हैं कि शिक्षण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी प्रकृति में समझना है। नंबर 2, शिक्षण की विशेषता। यहां आपको एक प्रभावी शिक्षण की विशेषता भी पढ़नी है और वैसे नेचर से जुड़ी हुई विशेषता भी सब के सब आ गई। यहां थोड़ा सा आपको ये करना है क्योंकि पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अधिगम की विशेषता से भी जुड़ गए, तो इसलिए शिक्षण और अधिगम दोनों को जोड़ के आपको पढ़ना है। ऐसे ही शिक्षण के उद्देश्य क्या है, इसमें स्पेशली जो ब्लूम टेक्सोनोमी है वो पूरी की पूरी पढ़नी है आपको। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कोग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव, ये पूरे जितने भी हैं, और प्लस उद्देश्य के आधार पे टीचिंग के जो प्रकार होते हैं वो सब के सब प्रकार पढ़ने, स्पेशली मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और थिंकिंग लेवल, इनसे जुड़े हुए प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट्स लर्नर मतलब अधिगमकर्ता की जो मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, यहां पे लगभग जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अप्लाइड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विशेषता से जुड़े हुए, अधिगमकर्ता की विशेषता जुड़े हुए विशेषता यहां पे पूछ सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यहां शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नॉर्मली आपके सिलेबस में केवल टीचिंग लिखा हुआ है, लेकिन जब पुराने पीवाईक्यू देखोगे आप तो आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि अधिगम को सबसे कम प्रभावित कौन सा करता है, अधिगम पे प्रभाव इस कारक का नहीं पड़ता है, ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। मतलब शिक्षण और अधिगम दोनों को जोड़ना है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग में सब की सब विधियां आ जाती हैं, विशेष रूप से बाल केंद्रित विधियां और शिक्षक केंद्रित विधियां। तो स्पेशली बाल केंद्रित विधियों पे ज्यादा प्रश्न पूछे गए, जैसे खोज विधि भी पिछली बार बहुत प्रश्न पूछे गए, आगमन विधि के ऊपर बहुत प्रश्न पूछे गए, प्रोजेक्ट विधि के ऊपर प्रश्न पूछा गया। तो जो मेन 6-7 मेथड्स हैं, अन्वेषण विधि को तैयार कर लिया आपने, लर्निंग बाय डूइंग को तैयार कर लिया, मतलब 5-7 जो मुख्य मुख्य मेथड हैं, जो बाल केंद्रित मेथड्स हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लो, उनके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। और टीचिंग सहायक सामग्री, जिसमें ऑडियो क्या है, विजुअल क्या है, ऑडियो विजुअल क्या है, प्रोजेक्टिव क्या है, नॉन प्रोजेक्टिव क्या है, बहुत इजी सा टॉपिक है, कोई मतलब 20 मिनट में आप ये टॉपिक तैयार कर सकते हो। और मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन से रिलेवेंट पर्सन, इसमें स्पेशली अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, मापन मूल्यांकन में डिफरेंस क्या होता है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, स्पेशली फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, इनको ढंग से पढ़ लेना, ये यहां से लगभग प्रश्न आ जाएगा। टोटल ये जो बिंदु हैं, ये देखने में तो ऐसा लग रहे हैं कि केवल टीचिंग से रिलेवेंट ही प्रश्न पूछेगा, लेकिन यहां पे जो पिछले पीवाई क्यू अपन देखते हैं तो किशोर अवस्था से रिलेवेंट करके प्रश्न पूछ लिया, अधिगमकर्ता की विशेषता से रिलेवेंट प्रश्न पूछ लिया, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पे प्रश्न पूछ लिया। तो यहां शिक्षण और अधिगम दोनों को जोड़ देना है। प्रभावी शिक्षण के कार्य क्या होते हैं, प्रभावी शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, शिक्षण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, शिक्षण के वेरिएबल्स क्या होते हैं, शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, आपका जो ब्लूम टेक्सोनोमी है उसको बहुत ढंग से तैयार करना है। पाठ योजना, इकाई योजना से रिलेवेंट भी हल्के से प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि वो मूल्यांकन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो टोटल ये पूरा इसका एडगर डेल से भी 1-2 प्रश्न पूछे गए। तो मैं ये चाहूंगा कि इसको हम इस रूप से पढ़ें कि पुराने पीवाईक्यू का भी एनालिसिस करें और इस सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को यदि तैयार करते हैं तो ये जो 30 नंबर का पाठ है आपका हो जाएगा। फिर डोमेनिव नॉलेज जो है, उसमें पहला जो टॉपिक है वो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, अनुभवजन्य अधिगम का मतलब होता है कि आपके सामने कोई भी ऐसा उदाहरण दिया जाएगा और उनसे रिलेवेंट प्रश्न आपको पूछा जाएगा, मतलब अप्लाइड टाइप होता है। कोई केस स्टडी दे दी,
5 से 7 लाइन की, एक बच्चा ऐसा है वो स्कूल में ये करता है, वो ये कार्य नहीं करता है, और दो चार उसकी विशेषताएं बता दी, टीचर का रोल बता दिया, और उसके बाद उस पे 5 प्रश्न पूछ लेगा। कि वो जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो केवल उस पैराग्राफ से पूछे जाएंगे। वहां केवल आपको साइकोलॉजिकल अप्रोच फॉलो करना है, क्रिएटिव अप्रोच फॉलो करना है, नेगेटिव आंसर नहीं देना है। बहुत इजी प्रश्न होते हैं, 10 नंबर का पार्ट आपका 2 या 3 मैं एग्जांपल्स ऐसे करवा दूंगा, उससे आपके समझ में आ जाएगा। और एनईपी 2020 का सबसे बड़ा रोल है, केवीएस की भर्ती देख लो, ईएमआरएस की देख लो, अब तो राजस्थान से रिलेवेंट कोई भर्ती देख लो, स्टेट से रिलेवेंट भर्ती देख लो। एनईपी 2020 के जो प्रश्न ईएमआरएस में पूछे जाते हैं वो बहुत लेवल के पूछे जाते हैं। मतलब छोटी सी जो बारीकी वाली चीजें जो आपने छोड़ दी है वहां से प्रश्न आ जाएगा। तो एनईपी 2020 को जब भी आप तैयार करें तो जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय का जो ड्राफ्ट है पूरा का पूरा 110 पेज का, वो पूरा का पूरा आपको आना चाहिए। यदि आप खुद मेहनत कर सकते हो सबसे वेल गुड है, वरना मैंने भी इसको इस हिसाब से तैयार किया है कि मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगी। इस पे पूरी लगभग 5 या 6 घंटे की क्लास मैंने डाली है नीपी 2020 पे, जिसमें से एक एक बारीकी वाली चीजों को भी मैंने ध्यान दिया है कि कैसा भी प्रश्न बन जाए गलत नहीं हो। तो ये टोटल आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। अब जैसे मान लीजिए पुराने अपन पेपर देखते हैं कि पिछली बार जैसे पेपर हुए हैं, उनके प्रश्नों का लेवल देख के अपने को एक आइडिया लगता है कि ऐसे प्रश्न आएंगे। एनईपी 2020 के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत स्टैंडर्ड के पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा सा एनईपी 2020 को बहुत गहराई तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक प्रश्न आया था कि एनईपी 2020 ने स्कूल के पाठ्यक्रम में भारत की भाषाओं पे आमोद प्रमोद प्रोजेक्ट को शामिल करने का सुझाव दिया है, प्रोजेक्ट जिस स्टेज पे शामिल किया जाएगा। अब ये पूरा वर्णन कर रखा है उस मेन ड्राफ्ट में। अमूमन क्या करते हैं, जो गाइडें आती हैं उसमें मेन मेन चीजें होती हैं, मुख्य बिंदु होते हैं। अब ये लाइनें आपको नहीं मिलती हैं, तो यहां आपको ये भी पढ़ना है कि ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है, सब बच्चे प्रोजेक्ट करेंगे। कौन सी क्लास के बच्चे प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये 6 से 8वीं क्लास के बच्चे जो हैं ये प्रोजेक्ट करते हैं, यानी मिडिल स्टेज। तो इस प्रकार के प्रश्नों से एक आइडिया लगता है कि एनईपी 2020 को मुझे बहुत लेवल के अकॉर्डिंग तैयार करना है। तो ये मिडिल स्टेज है, 6 से 8 साल के बच्चे हैं। ये तो मैं आसान प्रश्न मानता हूं, मैंने 3 से 4 प्रश्न ऐसे देखे एनईपी 2020 में जिसमें कूट संकेत वाले थे, जिसने बहुत गहराई तक आपने चीजों का एनालिसिस किया तो आप कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको वो लेवल जो है वो यहां पे मेंटेन करना है। एक ये प्रश्न और था, एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक अध्यापक को प्रोफेशनल एक्टिविटी के विकास के लिए कितने घंटे इन्हें भाग लेना होगा। एक प्रोग्राम शुरू किया गया था सीपीडी और सीएमपी, ये दोनों टीचर्स के लिए किए गए हैं। जो 5वां अध्याय है एनईपी 2020 का शिक्षा से संबंधित, उस 5वें अध्याय में बहुत अच्छे से पूरा जिक्र किया है कि टीचर का रोल क्या होगा। टीचर एज ए फैसिलिटेटर होगा, टीचर के विकास को स्वतंत्रता और वो पाठ्यक्रम निर्माण में उसकी बड़ी भूमिका होगी। उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए सीपीडी कार्यक्रम, और सीपीडी कार्यक्रम में प्रावधान किया गया कि हर वर्ष उसको 50 घंटे जो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम करना है। वो विषय से रिलेवेंट हो सकता है, वो ब्रिज कोर्स हो सकता है, वो विषय से रिलेवेंट ट्रेनिंग हो सकती है, ताकि उस विकास के आधार पर फिर सीएमपी डेवलप किया जाएगा। मतलब प्रमोशन, उसका वेतन वृद्धि, उसके जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, वो ट्रांसफर वगैरह, वो भी सब ऑनलाइन उसी आधार पे किए जाएंगे। तो सीपीडी और सीएमपी ये प्रोग्राम एनईपी 2020 का टीचर से रिलेवेंट अध्याय में पूरा डिटेल से दे रखा है। तो इसमें बहुत आसान प्रश्न पूछा है कि 50 घंटे करना है, बाकी अच्छा प्रश्न भी पूछा जाएगा। ये 2023 वाला पेपर है। इसके अलावा अपन देखते हैं, यदि विद्यार्थी अपनी, आप देखो टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न कैसे आएंगे, लगभग अप्लाइड प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करना होता है। एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं एक ही आंसर करना है। एक बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, एक क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे बच्चों के साथ एज ए टीचर आपका बिहेवियर कैसा होगा। तो हमेशा याद रखना रिमीडियल टीचिंग करनी है, कारणों का पता लगाना, उसका समाधान करना। कभी भी ऐसा आंसर नहीं देना कि हम बाहर निकाल देंगे, डांट देंगे, मम्मी पापा को बुलाएंगे, नहीं। हमेशा क्रिएटिव आंसर देना। जैसे इसमें आंसर हो जाएगा कि उसकी रुचि न लेने के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना करने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए। अब ज्ञान की संरचना मतलब यहां पे आपको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पढ़ के जाना है। एनईपी 2020 कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करता है, निर्मितवादी उपागम की। तो अधिगम टॉपिक को पूरा जोड़ के पढ़ना है, पूरे एप्टीट्यूड वाले पार्ट को। मतलब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पढ़ना है, जीन पियाजे पढ़ना है, लर्निंग की प्रकृति पढ़नी है, थोड़ा सा बेसिक जो थ्योरी है उनके बारे में जानना है। उससे क्या है, पूरी समझ हो जाएगी टीचिंग के बारे में। तो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से प्रश्न पूछ लिया। तो निर्मितवादी उपागम में एज ए टीचर आप क्या नहीं करोगे, तो कक्षा में सहयोगी सहभागितापूर्ण अधिगम को प्रोत्साहन देंगे। वास्तविक विश्व की समस्याओं के समाधान है तो वास्तविक उपागम, रियल एग्जांपल्स देंगे। सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ असेसमेंट को हतोत्साहित करना। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ये कहता है कि बच्चा अपना मूल्यांकन खुद करेगा,
ठीक है, खुद अपना आकलन करेगा, खुद अपना एनालिसिस करेगा, और इसको आप हतोत्साहित कर रहे हो, इसका मतलब ये क्या है? ये तो नेगेटिव पार्ट हो गया, तो ये कभी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न है, मतलब बहुत क्रिएटिव अप्रोच वाले प्रश्न। एक जैसे सृजनात्मक बालक का प्रश्न मैंने देखे, 2-4 प्रश्न पूछे गए, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ का लेवल क्या है। शिक्षक केंद्रित उपागम की कौन सी विशेषता नहीं है? शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित उपागम दोनों पढ़ के जाना है, क्योंकि टीचिंग में आ जाते हैं। बाल केंद्रित उपागम वो है जो बच्चे की रुचि, इच्छा और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर आधारित है, और टीचर सेंटर्ड उपागम वो है जहां बालक को गौण मान लिया जाता है, जो अमनोवैज्ञानिक विधियां हैं, जैसे व्याख्यान विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, अनुवर्ग ट्यूटोरियल विधि है। तो ये 5 विधियां आपको पढ़नी है। और बाल केंद्रित में जो मैंने बताई, प्रोजेक्ट है, एक्सप्लोर, अन्वेषण, आर्मस्ट्रॉन्ग वाली विधि है, ठीक है, करके लर्निंग बाय डूइंग है, प्रयोगात्मक विधि है, एक्सपीरियंशियल विधि है। ये सब विधियां जो है बाल केंद्रित, वो पढ़ के जानी है। जैसे कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें अपरिचित अमूर्त प्रत्यक्ष व्याख्यात कहते हैं, चर्चा वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है। टीचर जहां होता है वहां चर्चा और वाद विवाद का प्रधान जहां होगा वहां कम मिलेगा, जो बाल केंद्रित विधि होती है वहां पे ज्यादा अवसर मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि प्रश्नों का लेवल यहाँ पे कैसा आता है। किशोरों की कौन सी विशेषता, आप किशोरों के ऊपर प्रश्न पूछ लिया, मतलब किशोर अवस्था से जोड़ के पूछना है, क्योंकि पीजीटी का पेपर दोगे तो वहां किशोर अवस्था से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा कि समान लिंग के व्यक्तियों समूह बनाता है, सवेंगों का बहुत सामाजिक बुराई और न्याय के प्रति विशेष रूप से दोष दर्शन होता है, उत्कृष्ट समूह प्रतिबद्धता होती है, उत्कृष्ट नहीं होता। ऐसे ही अधिगम के आकलन का उदाहरण कौन सा नहीं है, मूल्यांकन वाला प्रश्न पूछ लिया, तो इसमें गृह कार्य का आकलन करेंगे, छात्रवृत्ति परीक्षण करेंगे, संचय अभिलेख करेंगे। छात्रवृत्ति परीक्षण जो होता है वो कभी आकलन का हिस्सा नहीं होता है। तो आप इससे एक आइडिया लगाइए कि ऐसे प्रश्न मापन मूल्यांकन के रचनात्मक और जो योगात्मक मूल्यांकन, उनको ढंग से तैयार कर लोगे तो मूल्यांकन का प्रश्न गलत ही नहीं होगा। ठीक है, और जैसे कि प्रश्न अपन ये चर्चा कर सकते हैं, मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है, वह वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं के व्यवहार कर सकता है, वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है। तो संभावनाओं की जो बात करता है, परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस की जो बात करता है, वो बच्चा कौन सी अवस्था में करता है? किशोर अवस्था में करता है। जीन पियाजे पूरा पढ़ना है, थोड़ा सा वाइगोत्स की देखना है, थोड़ा सा निर्मितवादी उपागम पढ़ना है। मतलब थोड़ी सी आपको एक समग्र दृष्टि अपनानी पड़ेगी कि पेडागोजी का जो पार्ट है ईएमआरएस का या केवीएस का जो DSSS भी का आता है, उसमें आपको लर्निंग टॉपिक से रिलेवेंट जोड़ के टीचिंग एप्टीट्यूड को तैयार करना है। तो यहां जीन पियाजे से प्रश्न पूछ रहा है, तो पियाजे आपको पढ़ के जाना है। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी? ये आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां बच्चा परिकल्पनाएं बनाता है। खेल विधि का कौन सा सिद्धांत जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन उत्पन्न करने में सहायक होता है? अब ये खेल विधि से रिलेवेंट प्रश्न पूछ लिया, तो खेल विधि में सेल्फ डिसिप्लिन उत्पन्न करने में कौन सा आएगा, ये आपको देखना है। पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सृजनात्मकता सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। जब आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि तुझे काम करना है, तू मॉनिटर बनेगा, तो आप इस खेल की जिम्मेदारी आपके कप्तान की जिम्मेदारी होगी, तो सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, वो कभी अनुशासनहीनता नहीं करेगा। तो ये चीजें थोड़ी सी समझने वाली चीजें हैं। पाठ्यचर्या विकास में विषय वस्तु अधिगम को सुधारने हेतु प्रयोग किया जाने वाला मूल्यांकन। पाठ्यचर्या विकास की जब भी बात आएगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जब भी बात आएगी, तो मूल्यांकन कौन सा होता है? वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, क्योंकि वो सीखने सिखाने के दौरान होता है, बालक और टीचर दोनों का इससे विकास होता है। और जो कार्य समाप्ति के बाद होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है। तो यहां जो प्रश्न पूछ रहा है वो क्या कर रहा है? अधिगम सीखने के दौरान विषय वस्तु को सुधारने हेतु, तो कौन सा मूल्यांकन हो जाएगा? वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। तो मूल्यांकन के जितने प्रकार हैं वो सब इसके अंतर्गत आपको पढ़ के जाना है। टीचिंग लर्निंग एड से रिलेवेंट प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि सिलेबस में डाल रखा है। एक प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, एपिडाइस्कोप होता है, श्यामपट नहीं होता, श्यामपट केवल विजुअल है, स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, जिसमें चीजों को बड़ा करके दिखाएंगे, वो सब प्रोजेक्टिव है, याद रखना। और जो श्यामपट होता है, जो जेम्स विलियम ने इसका आविष्कार किया है, वो एक प्रकार से क्या है? विजुअल सहायक सामग्री है। तो ये समझना है। इसके अलावा जो प्रश्नों की इसमें इतने प्रश्न शामिल किए हैं, टीचिंग के जितने भी प्रकार हैं वो समझने हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडगर डेल को आपको पढ़ के जाना है। ये 2-3 चीजें हैं जो हटकर हैं। इकाई योजना से रिलेवेंट प्रश्न 1-2 पूछे गए हैं, तो वो आपको देखने हैं। और मापन से रिलेवेंट प्रश्न पूछे गए हैं, वो आपको देख के जाना है। और शिक्षण, प्रभावी शिक्षण के क्या कार्य हो सकते हैं, इससे अप्लाइड प्रश्न आपसे पूछ सकता है, वो मैं सब समझा दूंगा। एक केस स्टडी का प्रश्न पिछली बार पूछा गया, जो आपकी एक्सपीरियंशियल जो 10 नंबर का पार्ट आएगा, वो क्या आएगा? इसमें 5 प्रश्न पूछता है, और उसमें क्या करता है कि जैसे ये एक पैराग्राफ दे दिया, ठीक है ना, एक पैराग्राफ दे दिया कि
कमल एक स्टूडेंट है 9th क्लास का, और लास्ट उसका इसका लास्ट एडमिशन ऑफ द क्लास, मतलब इस क्लास में उसका लास्ट एडमिशन हुआ है। ब्राइटली ड्रेस्ड नहीं है, साई बाय नेचर है, ठीक है, वो लास्ट बेंच पे बैठता है। ही वाज वन ऑफ द टॉपर्स इन क्लास एट इन मिडिल स्कूल। वो अपनी क्लास का टॉपर्स था, जो लास्ट उसकी स्कूल थी। The math teacher mostly remains close to the blackboard, aloof from the class. In the first monthly test, Kamal could secure only 50% marks. He was not only one who did poorly in the subject. वो केवल एक मात्र नहीं है, बाकी सभी का है। अब इससे रिलेवेंट प्रश्न पूछ लेगा कि जैसे ये प्रश्न पूछ लिया इसने, वाई डिड कमल ज्वाइन दिस स्कूल इन क्लास 9th। कमल ने इस स्कूल में क्लास 9th को क्यों ज्वाइन किया, तो आप इस पूरे पैराग्राफ को जब पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे उसमें लिख रखा है कि उसकी जो स्कूल थी वो क्या थी, मिडिल स्कूल थी, तो आपको इन चीजों को अंडरलाइन करना है कि मेन चीजें जो मेन कीवर्ड होते हैं, जब भी आप केस स्टडी के प्रश्नों को हल करेंगे तो याद रखो, कमल को अंडरलाइन कर लिया, क्लास 9th को कर लिया, लास्ट एडमिशन ऑफ द क्लास कर लिया, वो उसका नेचर क्या है, साई है, ठीक है, टॉपर इन क्लास 8th रहा है, मिडिल स्कूल, मैथ टीचर रिमेन्स क्लोज टू ब्लैक बोर्ड, अलूफ फ्रॉम द क्लास, मतलब वो कनेक्ट नहीं होता। फर्स्ट मंथली टेस्ट में किसने 50% मार्क्स प्राप्त किए, बाकी और भी हैं इसमें। तो ये इस प्रकार से मतलब आपको 4, 5, 7 जो कीवर्ड है उनको अंडरलाइन करना है। मैं 5 से 7 ऐसा अभ्यास करवा दूंगा जिससे आपकी कोई गड़बड़ नहीं हो। तो इसको अंडरलाइन कर लिया, प्रश्नों के आंसर जो होंगे उसी पैसेज से होंगे। अब जैसे ये पूछ रहा है कमल ज्वाइन दिस स्कूल इन 9th क्लास, ठीक है, क्यों ज्वाइन किया, इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो मिडिल स्कूल में था, तो वो स्कूल आगे 9th क्लास थी नहीं, तो उसको दूसरी स्कूल ज्वाइन करनी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिज प्रीवियस स्कूल वाज ओनली टिल क्लास 8th। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि इसका जो फर्स्ट टेस्ट था उसमें 50% मार्क्स क्यों प्राप्त की, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं मिलेगा कि जो यहाँ के टीचर्स हैं, ये क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा है, ऐसे तो है नहीं, क्योंकि पहले 8वीं क्लास का टॉपर रहा है। अब इसके नंबर कम क्यों आए, तो इसका रीजन इसने बताया है कि जो मैथ का टीचर है ना, मैथ में नंबर कम क्यों आए, क्योंकि वो बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं होता, इंटरकनेक्ट नहीं होता, इसलिए वो रीजन है। ऐसे ही पूछ लेगा कि इसका कमल का नेचर के ऊपर प्रश्न पूछ लेगा, कमल का नेचर कैसा है। तो आपको इसी पैराग्राफ से आंसर देने हैं, और ये आंसर कब आते हैं, जब एक तो आपको साइकोलॉजिकल क्रिएटिव आंसर देने होते हैं, नंबर 2 आपको एलिमिनेट करना होता है थोड़ा सा, और जो कीवर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करना होता है। 3 से 4 बार आप ऐसे 5 से 10 पैराग्राफों का एक्सरसाइज कर लें, अभ्यास कर लें, उसके बाद आपके केस स्टडी बेस्ड जो 5 प्रश्न आएंगे वो कभी गलत नहीं होंगे। एनईपी 2020 को बहुत डिटेल से मैंने डलवा दिया है, 6 घंटे की क्लास है, वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसका अभ्यास आप लोगों को करना होगा, अभ्यास कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका एक छोटा सा कोर्स हमने जारी किया है, पिछली बार ही जारी कर दिया था, ये कोर्स वही है, बस इसमें अपडेट चीजें मैं कंप्लीट डलवा दूंगा, जो चीजें नई चीजें पूछी गई हैं, नई वैसे पूछा नहीं गया, वही चीजें पूछी गई हैं, बट मैं फिर से एक बार जैसे एनईपी 2020 को पूरा अपडेट करके डाल दिया गया है। केस स्टडी की 4 से 5 में पैराग्राफ अच्छे से करवा दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सन है वो इसके अंतर्गत करवा देंगे। तो ये कोर्स आप देख सकते हैं, ये सिर्फ 499 रुपए का है, इसके अंतर्गत आपको नोट्स, टेस्ट और सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।